हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन 2010 से 2021 तक पूछे गए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 2010 से 2016 तक के क्वेश्चन को देख लिया और आज जो है 2016 से 2021 तक के जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। 31 क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे 2010 से 2021 तक ऐसे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन जो है उनको एक ही बार रखा गया है, बार बार उनको नहीं रखा गया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कल का लेक्चर जो हुआ तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, जिनमें से एक थे विश्वास शर्मा, अफरोज इतरात, फिर स्नोबियर, वीरेंद्र यादव, अफरोज इतरात, अड्डा 365, प्रियंका सिंह, स्नोबियर, अनुज सिंह, स्वाति श्रीवास्तव, जेनिफर विंजेट, कविता गुप्ता, तनुजा शिवहारे और अनुज सिंह, इन लोगों ने कमेंट किया था। हमने आज यहाँ पर एक लोगों का कमेंट रखा है, कविता गुप्ता जी का कमेंट रखा है यहाँ पर। और कविता गुप्ता जी ने कहा कि राइट टू वोट जो है, वोट देने का अधिकार जो है वो लीगल राइट इन्होंने कहा है, लेकिन कन्फ्यूजन सबको होता है कि लीगल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लोक सेवा आयोग ने एक क्वेश्चन पूछा था तो उसमें लोक सेवा आयोग ने लीगल राइट भी माना और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी माना था। लोक सेवा आयोग ने 325 और 326 आर्टिकल की बात की थी, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन था तो आप लोग 249 से 253 तक जो भी आर्टिकल संविधान में दिए गए उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि कल हमने पहला ही क्वेश्चन ये रखा था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो आर्टिकल 323A में है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया था। पहले फर्स्ट एनएचआरसी के अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान में आदर्श अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो केसी नियोगी जी हैं, वर्तमान समय में एनके सिंह हैं। फर्स्ट लोक लेखा समिति 1921 में गठित की गई थी। लोकसभा विपक्ष का नेता पहले AK गोपालन नहीं थे, राम सुभाग सिंह थे। राम सुभाग सिंह ये थे पहले लोकसभा के विपक्ष के नेता। 243K में इलेक्शन ऑफ पंचायत के बारे में दिया गया है, 243K याद रखिएगा। फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। और वी एस रामा देवी जो थी वो पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर थी। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा हैं। फर्स्ट कैग की बात करें, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की बात करें तो नरहरि राव थे। 2021 में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 3 बार ज्वाइंट सीटिंग हुई थी 108 के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग हुई थी, तो जिसमें पहला था दहेज से रिलेटेड और दूसरा था बैंकिंग से रिलेटेड, तीसरा था टेररिज्म। तो याद रखिएगा DBT दहेज डाउरी से रिलेटेड, B से बैंकिंग से, तीसरा टेररिज्म से रिलेटेड था, जिसके लिए ऑर्डिनरी साधारण विधेयक था, जिसके लिए ज्वाइंट सीटिंग हुई थी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन फीमेल VS रामा देवी थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 16 से 17 क्वेश्चन थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है शायद उत्तर प्रदेश PCS प्री 2016 का होगा शायद क्वेश्चन है। तो गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है, कर्नाटक में कितना है 12 है, केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 है। उत्तर प्रदेश PCS 2021 में एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया, कई लोगों का गलत हुआ था। तो गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 सीटें हैं। तो जितनी राज्यसभा की सीटें हैं पूरे भारत में, अलग अलग राज्यों की कितनी सीटें हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको देखकर ही आप लोग जाइएगा। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर इमेज नहीं है लेकिन। और दूसरे नंबर पे जो है कि 19 सीटें महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। फिर 18 सीट आपको यहाँ दिख रहा है तमिलनाडु में है, 18 सीट तमिलनाडु में है। फिर पश्चिम बंगाल में 16 सीट यहाँ दिख रहा है और 16 सीट यहाँ पे दिख रहा है बिहार में। इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी देखिए आंध्र प्रदेश में 16 के बाद उससे कम क्या है 12 है, वो तो नॉमिनेटेड है, 12 कहीं और है यहाँ पर देखिए कर्नाटका में 12 हैं। फिर 11 सीटें मध्य प्रदेश में, 11 सीटें गुजरात में है, 11 सीटें आंध्र प्रदेश में है। किसी प्रकार से आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देख लेंगे ये सब सीटें हैं। इसी के साथ आप लोग लोकसभा की भी सीटें देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो 2016 में पूछा गया था, 2021 में भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। PCS में समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो लोकसभा का भी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी चाहिए? तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, मतलब 1/10, 1/10 चाहिए, 10वां भाग। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु यदि कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10वां भाग नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। अनुच्छेद 100 के 3 में दिया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 100 के 3 में, अनुच्छेद 100 के 3 में क्या है? कोरम की बात है, कोरम की बात है, गणपूर्ति की बात है। अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन भी है, कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, सही है। तो भारत का अपना एक संविधान है, जो कारण दिया है ये कथन की व्याख्या कर रहा है कि भारत का एक संविधान है, भारत इसीलिए लोकतांत्रिक देश है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अतः कथन ए सही है। भारत का अपना लिखित संविधान है, याद रखिएगा। कथन और कारण वाले क्वेश्चन में अक्सर लोगों का गलत होता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा इसको। और समीक्षा अधिकारी में कथन और कारण के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 इसमें रखे हुए हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई, ये सत्य है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल की स्थापना की गई 5। फिर 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, उत्तर नॉर्थ ईस्ट परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक परिषद का गठन किया गया। टोटल वर्तमान समय में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो जोनल काउंसिल की बात करें कितनी है, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं अगर पूछा जाए तो एक नॉर्थर्न है, एक साउथर्न है, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है, एक सेंट्रल है और एक नॉर्थ ईस्टर्न परिषद है, याद रखिएगा 6 हैं। इन सबके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन कहेंगे, चेयरमैन जो होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। यह एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। यहीं पर आपको देखिए यह एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 याद रखिएगा के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। गलती से प्राइम मिनिस्टर नहीं मारना है। क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल्स का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है, सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, परामर्श ही देती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से उसका उत्तर चुनिए, अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर लिखा गया कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। कौन विधानमंडल का हिस्सा नहीं है? और आगे लिखा है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक है, और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो ये सब चीज़ें राज्यपाल के रिलेटेड है। तो पहला सही है,
पहला सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। कैसे विधानमंडल का हिस्सा नहीं है? विधानमंडल तो बनता ही है। विधानमंडल जिस प्रकार से संसद का हिस्सा राष्ट्रपति है, संसद में क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य की विधायिका की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन आएंगे? राज्यपाल हो गया, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो वह विधानमंडल का हिस्सा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या है, कोट दिया गया है कि 1 और 3 वह मनोनीत करने का अधिकार है। परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार 1/6 मनोनीत करता है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। न्यायिक शक्ति है, उसके पास न्यायिक शक्ति है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो न्यायिक शक्ति नहीं है लिखा है, न्यायिक शक्ति होती है। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा इधर। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल के पास कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय, विधायी, विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में उसे कुल सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। कुल 1/6 विधान परिषद सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल भी किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है और दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास होती है क्षमा देने की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को रोक सकता है और मार्शल लॉ के केसेस को भी कर सकता है, देख सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है, मृत्युदंड को खत्म करना और मार्शल लॉ के केस में राज्यपाल का कोई से नहीं होता है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर मृत्युदंड को खत्म करने की बात होगी, मृत्युदंड को रोकने की बात होगी तो नहीं रोक सकता है। और मार्शल लॉ के केस में कोई से नहीं होता है, किसका? राज्यपाल का। याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263, यहीं पर आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। यही सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से है। सरकारिया कमीशन हमेशा पूछा जाता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही बने हैं। के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को केंद्र राज्य संबंधों, विवादों, लोकहित के किसी विषय पर अनुशंसा करने आदि मुद्दों पर जांच, चर्चा, सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। RAS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के अनुसरण में 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति आदेश के तहत किया गया। इस परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, अभी हमने जोनल काउंसिल की बात की थी। जोनल काउंसिल में प्रधानमंत्री नहीं, होम मिनिस्टर जो होता है, HM होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर, उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित शामिल होते हैं। अध्यक्ष याद रखिएगा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे यह बना, अनुच्छेद 263 के तहत बने हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नंबर जो है कि क्वेश्चन का ही पड़ गया है यहाँ पर 6 to 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में, मतलब स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा कौन सी है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने हेतु संस्तुति करना, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की। एक नई भारतीय सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा अगर शुरू करनी होगी, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होगी, तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा भी इस पर, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजन के लिए उपबंध अनुच्छेद 312 के तहत कर सकेगी। स्पेशल पावर है राज्यसभा की। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक व समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध अनुच्छेद 312 के तहत कर सकेगी। याद रखिएगा।
तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि आप लोग बताएंगे कि भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और कब कब बनी है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो आप लोग लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखेंगे एक सोशलिस्ट है, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, ये तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं। क्या? डीपीएसपी, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपके लिए क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस देश से भारत के संविधान में लाकर रखे गए हैं, किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी भागों में विभाजित किया जा सकता है। हमने पिछले लेक्चर में आपसे बताया था कि आर्टिकल 1 से 51A तक आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बाकी जो भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रियांशु सर अक्सर ट्रिक वगैरह बताते रहते हैं, ट्रिक के द्वारा याद कराए हैं। प्रियांशु सर पॉलिटी के एकदम मास्टर हैं, तो वो जो हैं कि बहुत से ट्रिक वगैरह, जैसे उन्होंने ट्रिक बताया है पी मटर, तो इस प्रकार की जो ट्रिक है उसको एकदम रट डालिए, याद कर डालिए। कोई भी एग्ज़ाम हो देते रहिए, बस ट्रिक याद करते रहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए बस सही करके आते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार से हमेशा रिपीट होते रहते हैं। पॉलिटी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। कुछ करंट में होता है तो करंट का डाल दिया जाता है, कोई संशोधन होता है, बाकी तो रिपीट ही होते हैं। क्योंकि अभी 2010 से 2021 तक का आप पेपर उठाएंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानेतर संस्था है, मतलब संविधान से इतर है, संविधान के बाहर है, संविधान में जो नहीं दी गई। यहाँ पर नीति आयोग लिखा है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। जिस प्रकार से योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं थी। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 में किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इसका फुल फॉर्म है। तो संघ लोक सेवा आयोग किस में दिया गया है? 315 से 323 तक है। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग। 280 के अनुसार वित्त आयोग, 280-81 वित्त आयोग के बारे में है। निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया है। और निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, जबकि नीति आयोग संविधानेतर संस्था, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। आखिरी बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि उपाध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो उपाध्यक्ष कौन बने? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसी तारीख को ही नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रभावी हुआ। संविधान सभा के लिए कुल 11 बैठकें हुई। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि 24 जनवरी 1950 को जब हस्ताक्षर किए गए तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, कितने लोगों की साइन थी 24 जनवरी 1950 को? ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत है, पहला सही है। तो देखिए व्याख्या, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम और संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 1।
अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। विनाशी राज्यों का मतलब कि केंद्र जो है राज्यों को तोड़ के दूसरे राज्य का निर्माण कर सकता है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उस प्रकार से केंद्र तो कर सकता है लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। और राज्यों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि एग्रीमेंट तोड़ के राज्य भारत देश से, इस संघ से बाहर हो जाएं। इस प्रकार के एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा एग्रीमेंट अमेरिका में है। अमेरिका में 50 राज्य हैं जिसमें इस प्रकार के एग्रीमेंट है। शायद अब 51 राज्य हो गए हैं, तो जो वहाँ पर एग्रीमेंट है, भारत में एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारत के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सबको पता होगा, ये क्वेश्चन रखने का कोई वो नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही पूरा आप लोगों के लिए कि अनुच्छेद 109 में क्या है, अनुच्छेद 110 में क्या है, अनुच्छेद 111 में क्या है, अनुच्छेद 112 में क्या है, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से सुमेलित करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? यहाँ पर लिखा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्या केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा प्रावधान है? केवल मूल कर्तव्यों में, ए तथा बी दोनों में। तो ए तथा बी दोनों में है, देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तारित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, 48A में। वहीं मूल कर्तव्य जो 51A में है, 51A के अंतर्गत शामिल हैं जिनकी संख्या 11 है। 7वें मूल कर्तव्य में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, कंपैशन होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। अतः दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में दोनों ए और बी सही है, DPSP में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि दो केसेस की बात यहाँ पर होगी। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह लागू नहीं किया जा सकता है। व्याख्या देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप माना जाता है। प्रस्तावना के संबंध में बेरूबरी मामले 1960 में कहा गया कि यह संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बेरूबरी मामले 1960 में कहा गया। याद रखिएगा, बेरूबरी मामले में 1960 में यह बात कही गई कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और कहा कि जब कोई अनुच्छेद या संविधान का क्षेत्र अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो उसके स्पष्टीकरण और व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अतः कथन बी सही उत्तर है। याद रखिएगा ध्यान से, एकदम एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने आप खुद भी पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके लिए। 22 भाग जितने संविधान में दिए गए हैं, लक्ष्मीकांत उठाइए, वहाँ पर 22 भाग को ढंग से पढ़ डालिए, 22 भाग अच्छे से पढ़ डालिए और आसानी से तैयार कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन हमेशा सुमेलित करने के लिए आता ही है। ठीक है, तो पंचायत के लिए प्रियांशु सर बताते रहते हैं। पंचायत, पंच मतलब 5, अच्छा मतलब 4, 5 4 9।
बराबर 9 यानी 9वें भाग में। 9 कैसे लिखते हैं ऐसे IX, तो ए में IX, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया तथा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 पंचायती राज संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतें जोड़ी गई और एक अनुसूची, एक शेड्यूल 11 रखा गया और इसमें 29 सब्जेक्ट रखे गए। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या रखा गया, म्यूनसिपाल्टी रखी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, और इसमें 18 विषय हैं। क्वेश्चन विषय से भी पूछे गए हैं कि कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं पंचायत में, इसमें 18 विषय हैं। ये 11वीं अनुसूची में है या 12वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश नहीं हो सकता है, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। हमने कल बताया था कि अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि इस्टेब्लिश करना, नया राज्य बनाना, जो भारत का पहले भाग ना रहा हो उसको बनाना, ठीक है। तो नए राज्यों का प्रवेश तभी हो सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के जो भी राज्य हैं उनको तोड़ के नए राज्य बनाए जा सकते हैं। प्रवेश की बात अलग है, मतलब भारत का जितना भूभाग है, जितने राज्य हैं उनको तोड़ के बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान किया गया है, अर्थात संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश है उनकी स्थापना कर सकती है। याद रखिएगा, आर्टिकल 1 to 4 भाग 2 में 5 से 11 तक भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। 12 से 35 की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हैं भाग 3 में। भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में क्या है, DPSP और भाग 4A में क्या है, 4A में क्या, फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी प्रकार से भाग हैं, ठीक है, याद रखिएगा सब। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए भाग से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया। भारत का महान्यायवादी लिखा है यहाँ पर, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। और यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो ये किस में है, भाग 5 में। भाग 5 को ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से V बना देते तो 5 हो जाता है। तो महान्यायवादी किस में है, अटॉर्नी जनरल किस में, भाग 5 में होते हैं, ठीक है। और मूल कर्तव्य अभी बता रहे हैं कि भाग 4 का में, राज्यों के बाद भाग 6 में है, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं XIV 14, UPSC और लोक सेवा आयोग की बात करें 315 से 323, ठीक है, 315 से 323। भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं भाग 14 में है, ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, अतः विकल्प C सही है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति ही इसे हटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति कर सकते हैं, राष्ट्रपति ही इसका कितना वेतन मिलेगा वो भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही हैं। इनके लिए 3 आर्टिकल हैं, 76, 88, 105। इसी प्रकार से होते हैं राज्यपाल में, स्टेट में राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल के अधीन एक होते हैं, मतलब राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। उसके लिए 165, 177, 194 आर्टिकल हैं उससे संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आज। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कल ही ये क्वेश्चन रखा गया, तो प्राक्कलन समिति सबसे
बड़ी समिति है। आप लोग देख लीजिएगा लोक उपक्रम समिति क्या है, लोक लेखा समिति क्या है, इन दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये लक्ष्मीकांत बुक में दिया हुआ है या फिर जिस भी बुक से पढ़ें उसमें भी दिया होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इन 3 समितियों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। भारतीय संसद की यह सबसे बड़ी समिति है। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है और ये पूरी तरह से लोकसभा में ही, मतलब पूरी लोकसभा से ही होते हैं। इसके मेंबर 30 मेंबर जो हैं पूरी तरीके से लोकसभा से ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है, तो क्या है 5 से 11 है, भाग 2, ठीक है। 19वां क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो है कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद अभी हमने बताया आर्टिकल 263 में है। वित्त आयोग की बात करें तो 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323 क में है। और भाग किस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भाग किस में है, अभी हमने बताया कि भाग 14 भाग 14 क में ये आएगा, ठीक है। 323A 323B सब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसमें है। संघ लोक सेवा आयोग अभी हमने बताया कि ये भाग 15 315 से 323, ये गलत है, गलत नहीं, संघ लोक सेवा आयोग हाँ 315 से 323 में सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यहाँ पर जो कि आंसर रखा गया है, नहीं आंसर नहीं, ये क्वेश्चन है। 48 देखिए लिखा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण 50 है, कहते हैं 50-50 कर दिया। आर्टिकल 50 में लिखा गया है, DPSP के आर्टिकल 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण की बात है, 48 में नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। 40 ग्राम पंचायतों के लिए। 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि आप लोग बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा DPSP में 4 आर्टिकल जोड़े गए हैं, ए बी करके या जैसे भी जोड़े गए हैं, वे कौन कौन से हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया। 4 चीज़ें हैं, उसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा बड़ा होमवर्क है। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति का महाभियोग, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात है। 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने की बात है, स्पीकर को हटाने की बात है। अनुच्छेद 94 में, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात है। ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश PCS में। मतलब अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, 90 उसके बाद आगे जाएंगे तब स्पीकर की बात है, स्पीकर को हटाने की। 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है, 61 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था शायद 2018 PCS में या 2019 में या समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया गया, तो वह है 22 जुलाई 1947। याद रखिएगा, पिंगाली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले थे, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को लागू हो गया था। जो चक्र होता है, चक्र जो होता है नेवी ब्लू कलर का होता है, याद रखिएगा नेवी ब्लू होता है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अडॉप्ट कर लिया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। और 28 जनवरी 1950 को भारत का अपना एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसको याद करने के लिए हाँ चलिए, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। कारण लिखा है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही हैं,
ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या उसकी नहीं कर रहा है। क्यों व्याख्या नहीं कर रहा? इस प्रकार से रखा करिए, जो कारण दिए गए हैं इसको सेट किया करिए कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इस कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो ये कारण तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 प्रावधान करता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अपनी सदस्यता छोड़ देंगे। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या संविधान के किसी आर्टिकल में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दिया गया है या कहीं और दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है उसको लिए कमेंट करिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये कहाँ पर दिया है? क्या संविधान किसी आर्टिकल में दिया गया है या फिर कोई एक्ट था उसमें दिया गया है? तो कौन सा एक्ट है उसको आप लोग कमेंट करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि जनता द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य, ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा नहीं है ना कि राज्यों की विधायिकाओं के यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव तो भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं। और राष्ट्रपति का महाभियोग जब होता है, लोकसभा राज्यसभा प्लस हैं ही यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेते ही हैं, साथ ही साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी को भी उसमें स्थान दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। दोनों, मतलब पूरी जितनी लोकसभा है और राज्यसभा है, मनोनीत हों या फिर जो भी हों, मतलब जितने भी सदस्य हैं सब लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। उसी प्रकार से जो लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं वही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, जो लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं, वही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा के पूरे सदस्य, राज्यसभा के पूरे सदस्य, नॉमिनेटेड हों या इलेक्टेड हों, सभी लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं और वही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बस इतना याद रखिएगा। बाकी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, प्रथम कथन सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 66 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की बात हो रही, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार द्वारा एनजीटी की स्थापना हुई। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, इस पे जो भी पर्यावरण के मामले इसके सामने आते हैं उसका निपटारा कितने दिन में इसको करना पड़ता है? क्या कोई लिमिट है कितने दिन में इसका निपटारा करना पड़ता है? याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है एनजीटी के वर्तमान समय में चेयरमैन या अध्यक्ष जो भी कौन है? ठीक है, इसको भी कमेंट करिएगा। भारत सरकार द्वारा एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 को की गई। एनजीटी के गठन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास इस तरह का न्यायाधिकरण है। पहले दो देश ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड है, उसके बाद भारत तीसरा ऐसा देश है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाना है। 2 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 326 है। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। इन्हीं के चुनाव में तो आप भाग लेते हैं। ठीक है, तो 326 वयस्क मताधिकार मतलब 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या कर दिया गया? जो 21 साल उम्र थी वोट देने की उसको कर दिया गया 18 वर्ष। ठीक है, तो 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज की बात कर दी गई, एडल्ट सफरेज की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया है नंबर 1, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। इसका प्रावधान 243 डी में किया गया है, ठीक है। आरक्षण रिजर्वेशन की बात की गई है 243 डी में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात 243 डी में की गई है, ठीक है। यह आरक्षण 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर देखिए केवल एक सही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 घ या डी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 243 डी याद रखिएगा की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में 1/3 मतलब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 243 डी के तहत, ठीक है, 243 डी के तहत याद रखिएगा। 243 आई में हमने कहा था कि 243 आई में फाइनेंस कमीशन की बात है, राज्य फाइनेंस कमीशन की बात है, राज्य वित्त आयोग की बात है। 243 के का क्वेश्चन पूछे थे, हमने कहा था कि राज्यों की पंचायत की बात है, ठीक है। और आप लोग बताएंगे 243 ए में क्या लिखा गया है, 243 ए में क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, आपका होमवर्क है। याद रखिएगा ये सब आर्टिकल जो है अब जो है कि अगर टफ किया जाएगा पेपर तो इन्हीं सब आर्टिकल को उठाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी। ये तो सबको पता होगा, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन अब जो है ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। अब जो है जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की बात की गई है, तो अभी चुनाव हुआ नहीं है, या फिर कोई और संशोधन करेंगे तो उनको भी वो करेंगे, भाग लेने दिया जाएगा। दिल्ली और पुडुचेरी में अभी तो है, इनको दिया गया था 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली तथा पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के अभी तक तो यही है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? ये क्वेश्चन है आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था उस शब्द को हटा दिया गया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, जिससे इसका दुरुपयोग न किया जा सके। याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, ठीक है। तो आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है आज की डेट तक, नेशनल इमरजेंसी, याद रखिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। ये है आखिरी क्वेश्चन होगा ये, और जो हमने बताया कि अनुसूची 12 ही हैं, 12 अनुसूचियाँ, 12 शेड्यूल है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 12 चीज़ें ये याद करनी है और भाग याद कर लीजिए, 12 ये याद कर लीजिए। घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन, घिसे पिटे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 2020 का समीक्षा अधिकारी का पेपर उठाइए, 2017 का उठाइए, 2016 वाला पेपर उठाइए, सब में घुमा फिरा के यही सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो अनुसूची यहाँ पर सही दी गई है। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, 9वीं में कुछ नियमों का विधिमान्यकरण, 8वीं में भाषाओं के बारे में है, 7वीं में विधायी शक्तियों का वितरण है, ये सब दिया गया है। तो इस प्रकार से अनुसूचियाँ जो 12 हैं उसको चुपचाप करके बैठ के लक्ष्मीकांत उठा के या कोई बुक हो उसको लेके बैठ के पढ़ के याद कर डालिए। क्यों गलत करेंगे आप पॉलिटी के क्वेश्चन? पॉलिटी सबका जो है पॉलिटी सबसे बेस्ट होता है, मतलब सबसे अच्छा मज़ा आता है लोगों को पढ़ने में पॉलिटी ही। तो आप भी मजबूत रखिए, अनुसूची पूछे, भाग पूछे, एकदम सही करके आइए। सब घिसे पिटे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा टफ किया जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये तो आसान है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे 243 आर्टिकल के बारे में आप पढ़ लेंगे, घुमा फिरा के पूछा जाएगा पंचायतों का गठन कब हुआ था,
पंचायत, पहली बार पंचायत कहाँ बनी, पंचायत किस अनुसूची में है, पंचायत किस आर्टिकल में है, पंचायत में मतलब पंचायतों के लिए फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में दिया गया है, पंचायतों के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में है, यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। वो इससे नहीं मन भरेगा तो भाग पूछे जाएंगे, पंचायत से बाहर निकलेंगे तो म्यूनसिपाल्टी पूछेंगे, म्यूनसिपाल्टी से मन नहीं भरेगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पूछेंगे, 43B वाला पूछेंगे, ये पूछे हैं 2021 में। यही सब तो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ और अलग आ रहा है, पॉलिटी के अलावा और अलग क्या लेके आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद देखे नहीं क्या हम लोग। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, कितने माह तक पड़ा रह सकता है, तो 3 माह से अधिक नहीं। पहली बार 3 माह प्लस 1 माह, ठीक है, 3 + 1 टोटल अगर कहा जाए 4 माह। प्रथम बार में पारित नहीं किया गया तो कितने माह, तो 3 माह। 4 माह में भी अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है राज्य की विधानसभा में। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में 6 महीने से ऊपर अगर हो जाता है तो क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग संविधान के अनुच्छेद 108 क्या कहते हैं, 108 बैठेंगे 7। ठीक है, तो साथ में बैठना ज्वाइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अभी तक डाउरी, बैंकिंग, टेररिज्म, DBT याद रखिए, डाउरी, बैंकिंग, टेररिज्म से रिलेटेड 3 बार साधारण विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग होती है, 3 बार हो चुकी है। ठीक है, तो ये याद रखिए। घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद 326, 325, और थोड़ा और टफ किया जा रहा है तो UPSC का, आप लोग अगर कहेंगे तो UPSC का पेपर डिस्कस कर लिया जाएगा पॉलिटी का। इसके बाद अभी तो टारगेट यही है कि साइंस को उठाया जाए, साइंस के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा जाए, या फिर हो सकेगा तो पूरा बायो हम पढ़ाएंगे इस पर। और आप लोग जो है कि प्रियांशु दुबे ऑफिशियल जो चैनल सर का है, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल चैनल है सर का, उसको टेलीग्राम पर उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर रेगुलर लगभग 2, 4, 5 क्वेश्चन का क्विज दिया जाता है। कुछ क्विज प्रियांशु सर देते हैं, कुछ क्विज हमारे द्वारा दिए जाते हैं। अच्छे क्विज होते हैं जो आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हो। इसके साथ साथ एक हमारा भी टेलीग्राम पर चैनल है, यादव सौरभ ऑफिशियल से है। प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक आध क्वेश्चन पड़ा होगा जो हमने वहाँ से भेजा होगा, वहाँ से इसमें आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहाँ पर देखिएगा तो लेवल होगा क्वेश्चन का, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो होगा हो सकता है आपको साइंस से मिले, और लगभग पॉलिटी आपकी तैयार हो गई है। प्रियांशु सर का जो मैराथन का वीडियो पढ़ा है उसको देख लीजिए, लक्ष्मीकांत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ डालिए। बाकी ये पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, आपके उत्तर प्रदेश PCS समीक्षा अधिकारी में जो पूछा गया है अच्छे क्वेश्चन उनका डिस्कशन हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत